कि केसेज में उस वक्त जब आपके पास में पुलिस से या कोर्ट से जब भी आपको रिक्वेस्ट आएगी, रिक्विजिशन आएगा, तो आप स्वयं ही अकेले वहां होंगे। सेकंड बात यह है कि आपको उनकी रिक्विजिशन को बहुत शांति से और ध्यान से पढ़ना होगा कि वो क्या करवाना चाह रहे हैं, किस चीज की आपसे जांच करवाना चाह रहे हैं। लेटर लीगल केसेज में मोस्टली ये होता है कि हमारे साथी पूर्ण तैयारी के साथ तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कॉलेज में भी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस में आप एक बार इसको ध्यान से सुने और क्या समस्याएं हो सकती है, आप चाहें तो मेरे से बाद में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मैं उस चीज के लिए भी आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सभी को। पूछेगा, 5 बार पूछेगा कोर्ट में, उस वक्त भी आपको इरिटेट नहीं होना है कि आप कोर्ट में अपना पार्ट अदा कर रहे हो और वो आपसे एक ही बात को 3 बार पूछ रहा है, 5 बार पूछ रहा है। आपको उसी शांति से जवाब देना है, इरिटेट नहीं होना है। तो वो चीजें पहले ही क्लियर करनी है कि हम क्या लिख रहे हैं, तो वहां कोर्ट में जाके भी हमको वही चीज बोलनी है। हम अपने बयान से बदल नहीं सकते, क्योंकि एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर हम वहां जा रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि इन केसेज में वेटनरियन का और वेटनरी फॉरेंसिक लेबोरेटरी का क्या रोल होगा। तो इसमें सबसे पहले है केस का इन्वेस्टिगेशन, डेथ का इन्वेस्टिगेशन,
कुछ केसेस टॉक्सिकोलॉजी के होंगे, जैसे कोई विलफुल पॉइजनिंग कर देता है पशुओं में, तो हमको उन चीजों को किस तरीके का सैंपल उसमें हमको लेना है, वो आपके पास में इस चीज का क्लियर नॉलेज होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई भी अमुक पॉइजनिंग है, जैसे आसनी की है, तो हमें उसमें क्या क्या सैंपल किस प्रिजर्वेटिव में लेना है और किस में नहीं लेना है, कितना सैंपल जितना आपके पास अवेलेबल है उसको पूरे तरीके से कलेक्ट करना है। तीसरी बात, कुछ मीट के केसेज में स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन का रोल बहुत बड़ा होता है। तो मान लीजिए आपके पास में पुलिस से रिक्वेस्ट आई कि साहब ये मीट हमने पकड़ा है और आप इसमें हमको ये अवगत करवाएं कि ये गाय का ही मीट है या ये किस स्पीसीज का मीट है। तो ऐसे केसेज में हमको सबसे पहले जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है उसके लिए हमको सैंपल लेना है। अच्छा, मीट के सैंपल्स में सबसे बड़ी बात यह है कि जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो सैंपल की मात्रा कम से कम आधा किलो से कम नहीं होनी चाहिए, और वो भी सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में। आजकल ये प्रोसीजर है कि जब मीट का सैंपल अपन ले रहे हैं तो साल्ट का सॉल्यूशन ना बना के डायरेक्ट हम पिसा हुआ नमक जो आयोडाइज्ड नहीं है, आयोडीन वाला नमक नहीं लेना है, प्योर नमक लेना है, उसको पीसना है, पहले नीचे बिछाना है, फिर मीट के साथ में उसको डालना है, बीच में यदि पीसे जो तो डालना है, जो कि पर्याप्त मात्रा में आधा किलो से कम सैंपल नहीं होना चाहिए, और सैंपल को 4 कोनों से और एक सेंटर से पीस उठाना है, एक गट्ठा रहता है। मान लीजिए 2 गट्ठर है, 3 गट्ठर है, उसके जो हीप हैं मीट के, तो वो अलग-अलग से अलग-अलग सैंपल लेना है, अलग-अलग बोतल लेनी है। कहीं कभी कई बार ऐसा होता है कि मीट किसी और का होता है और हमको बिना वजह इसमें ओपिनियन ड्रॉ नहीं करनी है कि हाँ ये तो गाय का ही है। आप ओपिनियन में ये ड्रॉ कीजिए कि सैंपल हमने ले लिया, एफएसएल को हमने भेज दिया है, एफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद में हम ओपिनियन ड्रॉ कर देंगे, तो उसे बेवजह की परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद में जो इस ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है उसका भी आपको सही तरीके से एग्जामिन करना होता है। एनिमल वेलफेयर के प्रोग्राम्स में इस तरीके से देखना है कि पशु को किसी भी तरीके से कोई परेशानी तो नहीं है, और कोर्ट जो वेट एफएसएल है वो वेटरो लीगल केस में क्राइम सीन को भी इन्वेस्टिगेशन करती है कई बार, तो हमको उसमें भी बहुत सावधानी के साथ में ये सब करना है। आप कॉमन वेटरनरी केस फील्ड में कैसे हो सकते हैं उस चीज को आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं गनशॉट वुंड की बात करूंगा, फिर ट्रॉमेटिक इंजरीज की बात करूंगा, ड्राउनिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन, एस्फिक्सिया, बोवाइन प्रोटेक्शन एक्ट है राजस्थान में और देश के कई राज्यों में। बोवाइन प्रोटेक्शन एक्ट है विशेष रूप से जहां पर दो तरीके के समाज रहते हैं वहां पे इस तरीके की परेशानी आती है, जहाँ पे कि गोवध अधिनियम के कुछ केसेज आते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है ऐसी जगह पे बहुत सावधान रहकर और आपको इन चीज पर अपनी रिपोर्ट देनी है, और इसी में बिल्कुल जो इंजुरीज है उनमें बेस्टियलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण केस है। ऐसे केसेज में ये ऐसी चीजें कई दफे क्या होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए या बदनाम करने के लिए भी होती है, कई एक्चुअल भी होती है। तो हमको ऐसे केसेज में थॉरो एग्जामिनेशन ध्यान से करना है और उसके बाद ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अब मैलेशियस पॉइजनिंग में देखते हैं क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं, उसकी पॉइजनिंग हो सकती है, साइनाइड की पॉइजनिंग हो सकती है, पेस्टिसाइड्स की पॉइजनिंग हो सकती है, एंटीकोएगुलेंट रोडेंटिसाइड्स की पॉइजनिंग हो सकती है,
कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है और आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकती है। तो इन चीजों पे हमको अपना जो सैंपल चाहिए होते हैं वो प्रॉपर प्रिजर्वेटिव में ही लेने होंगे। सबसे पहले हम वेटरोलीगल वुंड सर्टिफिकेट और इंजरी रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहेंगे। इसमें सबसे पहले हमको जो रिपोर्ट लिख रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है, हमें रिक्विजिशन कहाँ से मिल रही है। तो जैसे पुलिस ऑफिसर के यहाँ से आ रही है या मजिस्ट्रेट के यहाँ से आ रही है या प्राइवेट पार्टी लेके आ रही है, तो उनके लेटर नंबर हमको शो करना है। स्पीसीज उसकी एनिमल की जिसके लिए के पास में ये लेकर आ रहे हैं मूल सर्टिफिकेट के लिए, तो स्पीसीज, सेक्स और कलर उस एनिमल का ध्यान से लिखना है। और उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपको पूरा लिखना है। तीसरा पॉइंट इसमें जो है वो है, यदि कोई कांस्टेबल लेके आ रहा है तो उसके बेल्ट नंबर, जहां वो पोस्टिंग प्लेस है उसका पुलिस स्टेशन नंबर, उसका आपको नेम लिखना है। यदि कोई प्राइवेट केस है और कोई मैसेंजर लेके आ रहा है तो हमें क्या करना है, उस केस में उस मैसेंजर का नाम और एड्रेस, ओनर का नाम और एड्रेस उसमें हमें देना है। अब नंबर चार, नंबर चार पे हमें करना है, जो इंजूरीज है उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट करना है। उसकी लेंथ है, विड्थ है, यदि डेप्थ है तो डेप्थ है, वो चीजें और पोजीशन हमें एग्जैक्ट लिखनी है। अच्छा, इंजूरी जो काइंड ऑफ इंजूरी है वो वेदर परमानेंट इंजूरी है और मतलब जो एक डेफिनाइट पीरियड में ट्रीटमेंट से, डेफिनाइट पीरियड के ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो सकती है, वो चीजें हमें उसमें क्लियर कट लिखनी है। यदि आपके पास में कोई इंजरी रिपोर्ट आती है तो हम उसकी एज को, इंजरी की एज को कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। उसमें इंजरी का कैरेक्टर और इंडिकेशन क्या हो सकता है। तो साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन अराउंड द इंजरी एंड चेंजेज ऑफ कलर, तो जो उसमें इंजरी के बाद में इन्फ्लामेशन आया है उसमें सर्टेन बिफोर एंड प्रोबेबली 24 आवर्स, मतलब है या तो 24 घंटे के पहले पहले उसमें इन्फ्लामेशन होगा या 24 आवर्स के बाद भी आ सकता है। अब जैसे कहीं कट लगा है तो वहां पे आर्टीरियल स्पॉटिंग हो सकती है। वो कब हो सकती है, जीवित जीवित एनिमल में ही आर्टीरियल स्पॉटिंग होगी, क्योंकि हार्ट है तो स्पाउटिंग होगी, नहीं है तो नहीं होगी। तो इसका मतलब है वो बिफोर डेथ ही स्पाउटिंग हुई है। अब एक्सटेंसिव हीमरेज हुआ है तो वो भी बिफोर डेथ ही हुआ है। प्रेजेंस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड है तो वो ड्यूरिंग द लाइफ होता है या विद इन दी 10 मिनट आफ्टर डेथ होता है कोएगुलेशन भी। अच्छा, रिट्रैक्शन एंड इवर्जन ऑफ द एजेस ऑफ द वुंड, वो अपन को ड्यूरिंग द लाइफ नॉट मोर देन 3 आवर्स आफ्टर डेथ होगा। अब डिफरेंस बिटवीन एंटीमोर्टम एंड पोस्टमार्टम वुंड्स, एंटीमोर्टम वुंड्स और पोस्टमार्टम वुंड्स में क्या डिफरेंस होंगे, उसका भी हमने एक 6 पॉइंट का आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो कॉपियस आर्टीरियल हीमोरेजेस, ये एंटीमोर्टम केसेज में होंगे। पोस्टमार्टम केसेज में कोई हीमोरेज नहीं होगा। समटाइम्स लाइक वीनस ब्लीडिंग हो सकती है,
आर्टीरियल ब्लीडिंग नहीं हो सकती। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रिपेरेटिव प्रोसेसेस, ये केवल लाइफ के साथ ही जुड़ा हुआ है। यदि पशु जीवित है तो उसमें सूजन भी होगी और रिपेयर के प्रोसेस भी शुरू होंगे। लेकिन पोस्टमार्टम केसेज में एब्सेंस ऑफ इन्फ्लामेशन और रिपेरेटिव प्रोसेस नहीं होगा। देयर विल बी गैपिंग ऑफ द एजेस ओविंग टू नॉर्मल स्ट्रेच्ड कंडीशन ऑफ द स्किन। जीवित केसेज में तो स्ट्रेचिंग पे मतलब है, जो उसके एजेज हैं उनमें स्ट्रेचिंग पे नॉर्मल कंडीशन जो है कि स्ट्रेच्ड होंगे वो, और इसमें गैपिंग नहीं होगी। जो अपने वुंड है उसके एजेज में के बीच में गैपिंग नहीं होगी, लेकिन पोस्टमार्टम केसेज में गैपिंग नहीं होगी और एंटीमार्टम केसेज में गैपिंग होगी। अच्छा, ब्लड इज क्लॉटेड इन एंटीमार्टम केसेज एंड नॉट क्लॉटेड इन पोस्टमार्टम केसेज। अच्छा, स्पाउटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरीज, आर्टरीज की स्पाउटिंग एंटीमार्टम केसेज में होगी, पोस्टमार्टम केसेज में नहीं होगी। Ages of the wound and tissues are stained which is not removable by washing। इस केस में क्या है कि कुछ जो कलर है इंजरी के वो रहेगा, जबकि पोस्टमार्टम केसेज में स्टेन्ड नहीं होगा, वो रिमूव हो जाएगा वॉशिंग से, जबकि एंटीमार्टम केसेज में वो रिमूव नहीं होगा। अब हम आपको एज ऑफ इंजरी वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके मतलब सैलिएंट फीचर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप इस चीज को देखिए। सुपरफिशियल कट में स्केलिंग 10 to 24 आवर्स, जो स्केलिंग है वो 10 से 24 आवर्स के बीच में रहेगी। मतलब इंजरी की जो एज है वो 10 से 24 आवर्स को शो करेगी। इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग है वो मे अपीयर विद इन 36 आवर्स। अपन ने इन्फ्लामेटरी जो स्वेलिंग है ऊपर देखा था, या तो डेथ के पहले है या 24 घंटे बाद है, तो 36 घंटे का समय बता रही है इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग से जब से चोट लगी है। तीसरा है यूनियन ऑफ द एजेस ऑफ क्लीन इनसाइड वुंड्स में टेक प्लेस इन 48 आवर्स। जो इनसाइड वुंड है उसमें जो किनारे हैं एजेज हैं वो 48 आवर्स के बाद में नजदीक आ जाएंगे। तीसरा है कंप्लीट हीलिंग इन 4 to 7 डेज। कंप्लीट हीलिंग है जो वुंड की है वो 4 से 7 दिन में हो जाएगी और उस पे एक स्कार आ जाएगा। वो जी, हेलो, कंप्लीट हीलिंग है वो 4 to 7 डेज में हो जाएगी और एक टेंडर स्कार उसके ऊपर होगा। अगर मान ले ये नहीं आए सर, कौन सी आपके वो क्या नाम स्लाइड पे बोल रहे हो आप, बताते तो जाओ सर। हाँ, तो अगले हमने स्लाइड चलाई हाँ, है इधर क्या ऐसे ऐसा इंसान होगा विश्वास पाएगा नहीं होगा। सर कौन सी स्लाइड पे हो सर, मैं ऐसे ही आगे पीछे कर रहा हूँ। नहीं सर, आप आगे पीछे नहीं कर रहे हो। आप देखिए मैंने स्लाइड की मैं स्लाइड मैं में। 5 नंबर पे चल रहा हूँ, आप नीचे आइए एक बार। हाँ सर, आप इसको नीचे कीजिए, 5 नंबर पे आइए, टॉपिक 5 पे। सर आवाज नहीं क्लियर आ रही है मतलब। सर ये जो सीवियरिटी ऑफ इंजरीज है ना, ये आप नेक्स्ट पेज पे आ गए हो, उससे पहले वाले पेज पे चल रहा हूँ मैं। ये आपका देखो अभी मैंने जो किया नो डिफॉल्ट इंजरी माइनर, इसी पे है क्या? मॉडरेट सीवियर सीवियर लाइफ नहीं, डिटरमाइन उससे पहले वाले पेज पे आइए सर। इससे पहले हाँ, ये वाला है क्या? ये है बस, ये और थोड़ा ऊपर हो, अब थोड़ा ऊपर हो, अभी आप ज्यादा ज्यादा पीछे चलेंगे। और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, और बढ़िए। और ये पहले कर रहा हूँ। 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट बस ऊपर बस, ठीक है, ठीक है सर। कहाँ गए?
ठीक है सर। और आगे आओ। ठीक है सर। आप सर नीचे आइए थोड़ा। ठीक है सर। जो डिफरेंशिएशन बिटवीन एंटीमोर्टम पोस्टमार्टम वुंड्स आ रहा है ना, इसको भी आप इसको इससे अगले पेज पर आइए, थोड़ा सा और ऊपर होइए। सर और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा सा एक पॉइंट और आ रहा है, आ गया सर, और थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा। अच्छा, बस रुको अब। ठीक है सर। सुपरफिशियल कट वाला हो गया, 10 to 24 आवर्स हो गया। इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग में अपीयर विद इन 36 आवर्स। फिर काय को नीचे चलेगी ठीक है सर। सर। और थोड़ा सा ये पेज दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए हल्का सा, वो 5वें पॉइंट सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो। ये बस बस, रुक जाइए। अब आप कहाँ गए? अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है सर। नहीं है, सही सही नहीं है। सर स्लाइड को ऊपर खिसकाइए सर, जो नीचे सब पॉइंट लिख रहे हैं ना इस पे थोड़ा करिए। सा ऊपर आइए। हाँ, और चलो और चलो। बस रोक दीजिए यही, यही रोक दीजिए। ठीक है सर, आप बताते जाइए। हाँ ठीक है सर। दोस्तों, परेशानी हुई इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है सर, कंटिन्यू करो। हाँ, तो जो इसमें कंप्लीट हीलिंग है वो 4 to 7 डेज में हो जाएगी, ठीक है ना। और उस पर वुंड के ऊपर एक सख्त स्कार आ जाएगा, ठीक है सर। इसके बाद में जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज है वो दिन में भर जाएगा, गैप को भर देगा। तो ये तो इंजरी की एज डिसाइड करने का पॉइंट्स हैं। अब आप सर आगे चलिए छठे पॉइंट पर, हाउ टू डिसाइड सिवियरिटी ऑफ इंजरी। अब आइए उस पॉइंट पर सर, स्लाइड को ऊपर कीजिए ओके सर। जी। हाँ, इसको पूरा कर दीजिए सर आप। ठीक है। बस, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। ठीक है सर। हाँ हाँ दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप इसकी ओपिनियन लिखेंगे वुंड सर्टिफिकेट की या इंजरी रिपोर्ट की, तो उसमें हमको क्या चीजें, जो क्या तो मिला है और हम क्या लिख रहे हैं, तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ से लिए हैं। वो पॉइंट्स आप समझ लीजिए। आपको जब ओपिनियन लिखोगे तो उसमें जो पॉइंट्स है ना, उसके आधार पर ही लिखना है। वो पॉइंट्स है, या तो नॉट डिफाइनेबल इंजरी हो जाएगी, या माइनर इंजरी हो जाएगी, या मॉडरेट इंजरी हो जाएगी, या सीवियर इंजरी हो जाएगी जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, या सीवियर इंजरी हो जाएगी जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, या 6 नंबर पे फैटल आफ्टर 24 आवर्स है, फैटल विद इन 24 आवर्स है। तो हमको ये पॉइंट्स उसमें उसकी ओपिनियन में डालने होते हैं। तो आपको जो इंजरी हम बता रहे हैं वो आप देख, जो नो डिफाइनेबल इंजरीज हैं उसमें कोई फिजिकल और रेडियोग्राफिकल डिफाइनेबल इंजरी नहीं होगी। जो नो डिफाइनेबल इंजरी दी है उसमें फिजिकली और रेडियोग्राफिकली कोई डिफाइनेबल इंजरी नहीं होगी। माइनर इंजरी में क्या हो सकता है दोस्तों? स्मॉल लेसिरेशन और एब्रेजन्स होंगे, अनडिस्प्लेस्ड पेल्विक फ्रैक्चर्स होंगे। मान लीजिए किसी पशु की पेल्विक गर्डिल में कोई फ्रैक्चर है और वो हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो वो अनडिस्प्लेस्ड होगा, वो बोन्स को अलग नहीं करेगा। तो आपको वहां पे भी वो पशु चलता फिरता नजर आएगा। उसमें जो पेन होता है, पेन तो किसी को दिखाई पड़ता नहीं है, वो तो फील करने वाली बात होती है पेन की। तो इसमें जो अनडिस्प्लेस्ड पेल्विक फ्रैक्चर्स है उसमें एनिमल वॉकिंग करता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है, उठता बैठता रहेगा। तो सिंपल मेटाकार्पल और ये फ्रैक्चर्स हैं, मेटाटार्सल फ्रैक्चर, ये भी माइनर इंजरीज में आएंगे। जो मॉडरेट इंजरीज है उसमें क्या होता है कि एक्सटेंसिव और डीप लेसिरेशन आएंगे। लेसिरेटेड वुंड्स साथियों वो वुंड्स हैं जो ब्लंट ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है। तो उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा
बड़े डीप लेसिरेशन होंगे और स्कल का और स्पाइनल फ्रैक्चर्स का विदाउट न्यूरोलॉजिकल साइंस, स्कल में या स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड में जो फ्रैक्चर्स हैं लेकिन न्यूरोलॉजिकल साइंस नहीं है, तो वो मॉडरेट इंजुरीज में आएगा। लग्जेशन है ऑफ लिगामेंट्स है एंड रप्चर्स है, लिगामेंट्स का लग्जेशन है और रप्चर है, वो भी मॉडरेट इंजुरीज में आएगा। और सिंपल फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स, रिब्स और पेल्विस, सिंपल फ्रैक्चर में स्किन की कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी और कंपाउंड फ्रैक्चर में स्किन की कंटिन्यूटी भी बरकरार नहीं रहेगी बोन के साथ साथ। तो जो सिंपल फ्रैक्चर है लॉन्ग बोन्स के, वो भी मॉडरेट इंजुरीज में ही आएंगे क्योंकि दे कैन क्योर ए डिफाइन डेफिनेट पीरियड अंडर द सुपरविजन और ट्रीटमेंट। तो सीवियर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरीज में कौन कौन से आएंगे? उसमें मल्टीपल एक्सटेंसिव डीप लेसिरेशन आएंगे और मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स आएंगे जिसमें मिनिमल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, निमोनिया और हीमोथोरेक्स होगा या लंग का कंफ्यूजन होगा, या जिसमें रेस्पिरेटरी एम्ब्रेसमेंट होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना। ऐसे केसेज भी सीवियर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग में आएंगे क्योंकि इन केसेज में कई बार यदि ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ तो परेशानी होने की संभावना रहती है। मल्टीपल पेल्विक और लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स होंगे। अब इसमें सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग में और मॉडरेट में डिफरेंस ये है कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, वहां सिंपल फ्रैक्चर्स हैं लॉन्ग बोन्स का, पेल्विस का और रिब्स का। तो आपको ये चीजें भी वहां पे एक बार देखने की है। अब ऐसे केसेज जिनमें लाइफ थ्रेटनिंग है, सीवियर केसेज, वो कैसे होंगे? जिसमें मल्टीपल एक्सटेंसिव लेसिरेशन है विद साइंस ऑफ हाइपोवोलीमिया। मान लीजिए बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, जो अपना टोटल ब्लड वॉल्यूम है उसमें कमी आती है, तो हाइपोवोलीमिया के साइंस होंगे। ऐसे केसेज में स्कल फ्रैक्चर में विद प्रोलॉन्ग्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मान लीजिए स्कल फ्रैक्चर है तो उसने अपनी कॉन्शियस को लूज कर दिया है लंबे समय तक, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग केसेज में सीवियर केसेज में आएंगे। स्कल फ्रैक्चर्स विद प्रोलॉन्ग्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्पाइनल फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, उसमें भी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें हो गया है, सेवरेंस जिसको बोल रहे हैं, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग में आएगा और सीवियर केसेज में। थोरेसिक ट्रॉमा है विद रेस्पिरेटरी एम्ब्रेसमेंट, वो भी इसी में आएगा। एब्डोमिनल ट्रॉमा है, वो भी इसी में आएगा जिसमें साइंस होंगे हाइपोवोलीमिया, रप्चर्ड यूरिनरी ब्लैडर एंड हीमोप्रोटीनीमिया, ये सब केस उसी में ही आएंगे। मेजर डिसरप्शन ऑफ पेल्विस है, पेल्विक गर्डिल में कहीं गैप आ गया है या बहुत ज्यादा फ्रैक्चर है तो वो भी इसी में ही आएंगे। मतलब जहां हाइपोवोलियमिया के केसेज आएंगे वहां पे लाइफ थ्रेटनिंग केसेज होंगे और मल्टीपल ओपन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स आएंगे जैसे कंपाउंड फ्रैक्चर्स हैं, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग में आएंगे। अच्छा, फेटल इन केसेज में फेटल आफ्टर 24 आवर्स है, फेटल बिफोर 20 विद इन 24 आवर्स है, वो सब सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग केसेज में इंजुरीज में आएंगे। अब जब हम इंजुरीज की रेटिंग करेंगे तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है, उसमें हमें क्या करना है कि जो एनिमल है, एनिमल किसान पालता है या तो दूध के लिए या कुत्ता पालता है, घोड़ा पालता है, तो उसकी यूटिलिटी है वो उस हिसाब से करता है। मान लीजिए उसकी यूटिलिटी पे उस इंजरी से कोई इफेक्ट आया है तो वो चीज भी हमें उसमें लिखनी है। इट शुड बी डिटरमाइंड वेदर द सैड इंजुरी हैज डिमिनिश्ड द नेचुरल यूजफुलनेस ऑफ द एनिमल और नॉट। सर आगे बढ़ाइए स्लाइड को, सर नेक्स्ट पेज पे आइए।
अब मैं साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब हम वेटरनरी लीगल केस का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें किस किस चीज की आवश्यकता होनी चाहिए वो हमारे दिमाग में पहले से ही तय होनी चाहिए। तो मान लीजिए हम किसी वुंड का ही एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या है, इंचीटेप चाहिएगी उसकी लंबाई नापने के लिए, मेजरिंग स्केल उसकी लंबाई नाप चौड़ाई नापने के लिए, एक प्रोब होगा, मान लीजिए वुंड की डेप्थ नापनी है तो हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए गन शॉट वुंड है और हमने बुलेट या प्लेट्स रिकवर किए हैं वुंड से, तो हमें पेपर की आवश्यकता है, उपलब्ध पहले से ही करनी है, बाद में उसका इंतजाम नहीं करना है। ये पहले ही सोच लीजिए कि हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है इस संबंधित केस में, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। दूसरी बात ये है कि पशु चिकित्सालय में तो कोई चीज सप्लाई में आती नहीं है, इनमें से आपको ही परचेज करवानी है, तो जो भी कांस्टेबल आपके साथ में आवे वो आपको मत करा के देगा इन चीजों को। तो जब आप उनकी रिक्वेस्ट को लेते हो तो उस सामान को अपने दिमाग में रखिए और उनसे बोलिए कि साहब ये चीजें हमारे सप्लाई में नहीं आती है, इसलिए इनको उपलब्ध करवाने का हमारी हेल्प कीजिए। वो चीजें भी आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब मान लीजिए आपने वेटरनरी लीगल पोस्टमार्टम में एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, ग्लास के जार होंगे जिसमें मेटल के ढक्कन होंगे, वो आपके दिमाग में ये क्लियर करता है कि हमको कितने सैंपल किस पॉइजनिंग में चाहिए या किस एग्जामिनेशन में चाहिए, और पहले दिमाग में रखना है। दूसरी बात, चपड़ी, कॉटन का थ्रेड, कॉटन कैंडल्स हैं, उसके कॉमन साल्ट है और वाइट क्लॉथ है 1 से 2 मीटर, वो जरूरी है क्योंकि जब हम पैक करेंगे, जब जब आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हाँ सर। हमने तो पूरा खोल रखा है। हाँ सर, आवाज क्लियर नहीं है सर। वापस देखिए, जो नेसेसरी आइटम्स हैं, जब हम या तो एग्जामिनेशन करेंगे, डार्कस का करेंगे या लाइव में वुंड का करेंगे, तो हमें किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी, आपको आ रहा है समझ में? हेलो, हाँ सर, नेटवर्क इशू आ रहा है सर, आप में थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम आ रही है सर। जी हाँ, एक देख लेते हैं एक मिनट सर। ये शुरू हो जाएगा, हो सकता है नेटवर्क की कोई परेशानी हो। आपको आवाज आ रही है मेरी? सर नेटवर्क की आवाज, हाँ सर आवाज आ रही है सर, बस कहीं कभी कभी बीच में सर प्रॉब्लम आ रही है बस। सर जहाँ पे आती है ना वहाँ दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं। ठीक है सर, माइक के सर थोड़ा हाँ। पास होके बात कीजिए ना सर, तो और क्लियर आ जाएगा आप। मैं चलो ठीक है सर, ठीक है सर। तो मैं जो नेसेसरी आइटम्स की बात कर रहा था, वेटरनरी लीगल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो क्या क्या सामान की आवश्यकता हो सकती है वो हमारा डॉक्टर पहले से तैयार करके ले जाएगा, या एनिमल को अपने हॉस्पिटल में बुलाता है तो हॉस्पिटल में भी वो सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं वुंड सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, जिसमें वेटरनरी लीगल वुंड्स का जब हम एग्जामिन करेंगे तो हमें एक तो इंच टेप चाहिएगी, दूसरा मेजरिंग स्केल चाहिएगा, एक प्रो जिस आते हैं वो चाहिएगा, तीसरा हमको यदि गनशॉट वुंड है और हम बुलेट या प्लेट्स रिकवर करते हैं तो वो भी हमको सील चपड़ी करके एक एनवलप में बंद करके और पुलिस को सौंपना होता है।
तो आपके पास पेपर पैकेट्स होने चाहिए, ऐसे पेपर पैकेट जो अंदर से अच्छी क्वालिटी के हो, वो फटे नहीं। आपको उनको सील भी करना है, चपड़ी भी लगानी है, वो चीजें भी आपके पास सील चपड़ी होनी चाहिए। आपके पास ब्रास की सील है या नहीं? कितनी संस्थाओं में ब्रास की सील है? ब्रास की सील जो है वो संस्था के नाम से हो तो ज्यादा अच्छा है कि भाई वेटनरी हॉस्पिटल जैसे बसुआ है तो मैं VH बसुआ करके बना लूं उसमें। इस तरीके से ब्रास की सील्स भी आपके पास में होना बहुत जरूरी है। यदि वेटरनरी पोस्टमार्टम करते हैं, चाहे वो मीट का हो, चाहे बोन का हो, चाहे हॉर्न का हो, चाहे पॉइजनिंग का हो, उस केस में हमको जो ग्लास जार है वो ग्लास के जार विद मेटल लिड्स होने चाहिए। आप ये देख लीजिए कितने सैंपल भेज रहे हो, तो 4-5 जार जो इनकी कैपेसिटी 1 लीटर से कम नहीं हो, कोई भी सैंपल वेटनरी में आधा किलो से कम नहीं जाएगा, चाहे मीट का हो चाहे बोन का हो। तो 1 लीटर कैपेसिटी का जार अति आवश्यक है। फिर चपड़ी आपके हॉस्पिटल में रखिए, कॉटन का थ्रेड रखिए, कैंडल्स रखिए, कॉमन साल्ट जो कि प्रिजर्वेटिव के रूप में ले रहे हो, या फॉर्मेलिन। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिजर्वेटिव फॉर्मेलिन ही होता है। और कॉटन क्लॉथ वाइट, जिससे उसकी नेक को सील करोगे आप बोतल की, तो वो आपके पास होना जरूरी है। टेस्ट ट्यूब्स चाहिए जिसमें या तो हम ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजते हैं, तो उसमें टेस्ट ट्यूब मिल जाता है, 25 ml की उसकी मात्रा होती है, वो आप सभी को आपके पास होना चाहिए, मंगवाइए उसको। अब मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा था, वो आप देख लीजिए कि हमने कुछ जो लेबल हम लगाएंगे बोतल पे, बोतल को पूरी सील नहीं करना है, पूरे कपड़े से नहीं मारना है, सिर्फ उसकी नेक के चारों तरफ धागा बांध के उसमें चपड़ी से पैक करना है। तो लेबल जो है वो 2/3 बोतल से ज्यादा को कवर नहीं करना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए बाहर से कि सैंपल क्या है। ये तो लेबल में क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं वो देख लिए। सैंपल है इस लेबल का एक, जिसमें रेफरेंस नंबर होगा। रेफरेंस नंबर क्या होगा? जो पुलिस ने आपको जिस धारा में केस दर्ज किया है, जैसे केस नंबर 22/2022 है, तो वो केस नंबर हो गया, कौन से पुलिस थाने का उसका नाम होगा, और उसमें स्पेसिमेन का नेम होगा। क्या आपने सैंपल लिया है? मान लीजिए पॉइजनिंग है, तो आपने लीवर का सैंपल लिया है, इंटेस्टाइन का लिया है, या स्टोमक का लिया है। जब भी स्टोमक का सैंपल ले रहे हैं, विद स्टोमक कंटेंट्स ही लेना है, इंटेस्टाइन का लेना है विद इंटेस्टाइन कंटेंट्स ही लेना है। तो आपको उस स्पेसिमेन का नाम लिखना है इसमें। अब जार नंबर, जैसे फर्स्ट जार में आपने स्टोमक ले लिया, सेकंड में आपने लीवर ले लिया, थर्ड में आपने इंटेस्टाइन ले ली, तो वो जार नंबर 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। वो आपको करना है। फिर आपने जो सैंपल कलेक्ट किया उसका डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए सैंपल कलेक्शन जो आपने किया है। अब 5वां पॉइंट इसमें आ रहा है, प्रिजर्वेटिव क्या काम में ले रहे हैं आप। वो प्रिजर्वेटिव को मेंशन करना अति आवश्यक है कि आपने सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन लिया है, फॉर्मेलिन लिया है, या ऑक्जेलिक एसिड जो ब्लड को लिया है उसका आपको ये देना है, ठीक है ना। फिर आपके सील मार्क लगेंगे 3 जगह, वो जितनी जगह आपके सील मार्क लेना चाहे वो आपको उस पर 3 जगह तो कम से कम लगानी है। तो जिस तारीख को आप भेज रहे हो वो टाइम और प्लेस आपको लिखना है, और आपकी सिग्नेचर और ऑफिस की मोहर लगानी है। ऐसे ही सील का सैंपल का भी इसमें एक मैंने वो दिया हुआ है आपको, उसमें केस नंबर लिखो, पुलिस थाने का नाम लिखो, और आपने एनवेलप नंबर, जैसे एक में आपने फ्लैश भर दिए, किसी कोई और चीज मिल गई तो वो भी आपको उस पर देना है। सील का, ये मैं सील की बात कर रहा हूँ, तो सील को पैक कर दो। एनवेलप नंबर एक ही होगा क्योंकि एक ही मोहर होगी, 2-3 होगी नहीं, और एक ही मोहर लेनी है, उस सील को संभाल के रखना है।
तीसरा, सील के मार्क लगाने हैं इंक पैड से, जो इंक पैड है उससे 3 बार सील के मार्क लगाने हैं, फिर उसमें डेट आएगी, टाइम आएगा, प्लेस आएगा, आपने किस तारीख को ये भेज रहे हैं, कितने बजे भेज रहे हैं, फिर आपके दस्तखत होंगे और ऑफिस की मोहर लगेगी। आगे चलिए सर। सर पेज को आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट पेज पे चलिए। हाँ। सर रोक दीजिए सर, सर ज्यादा ऊपर चले गए, नीचे आइए, गुरुजी पे आइए, और पीछे चले गए, बहुत ज्यादा पीछे चले गए। ये सर ये वापस आओ थोड़ा सर, सर नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट में तो सर यही था मैं जो कर रहा हूँ। सर एक सर ये ये टाइप्स ऑफ वेटरनरी वुंड्स पे आइए सर, ये पेज अब शुरू हुआ है, बस ज्यादा ऊपर चले गए सर। थोड़ा सा पहले। हाँ थोड़ा सा पहले आओ अब। बस 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 बस। ठीक है सर। हाँ सर कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, ये जो इस पे अपने जो लेवल पे है सर, इस पे ये सील लगाने के बाद इसके बाद एक बार प्रोसीजर रिपीट कर दे सर, ये सैंपल ऑफ सील के यहाँ से सर, वापस लेबलिंग थोड़ा पे जो तीन तीन सील लगा दी उसके बाद का जो प्रोसीजर है सर उसका रिपीट कर दे सर। उसके बाद ने क्या किया है कि वो जो मोहर लगा, इसकी ब्रास की सील लगाई है ना 3, उसके बाद में किस तारीख को भेज रहे हैं, टाइम है, उसका प्लेस है, वो हमको उसको देना है। जब पुलिस वाला आएगा लेने तो उसको लिख के देना है। लेकिन जो केस नंबर है ना, उस केस नंबर में आप जो जिस धारा में जिस तारीख को केस दर्ज हुआ, केस नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने भी हो सकते हैं, साल है, वो ऐसे ही लिखते हैं। पुलिस थाना का नाम लिखा जाता है कि पुलिस थाना कहाँ है। आया समझ में? नहीं उसके सर, बाद जब में, हाँ सर सर बोलिए आप। सर ये लेबलिंग पे अपन सील लगाएंगे, लेबल जो अपन जार के ऊपर लगाएंगे हाँ हाँ हाँ। सर, उसके ऊपर सील लगा दी, उसके बाद ये सैंपल ऑफ सील ये क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताओ सर। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, जो आप ब्रास की सील काम में ले रहे हो ना, हाँ सर। उस ब्रास की सील के लिए है ये, वो अलग सर एनवलप में जाएगी ब्रास की सील, वो लेबल तो लग गया, वो तो बोतल पे लग गया, ये तो सर एक ये सील लिफाफे। अलग से हाँ बनवानी पड़ेगी क्या है सर ये? हाँ, सील ब्रास की सील मैंने अभी बताया था ना, जो हाँ ब्रास हाँ की सील है वो संस्था के नाम से होनी चाहिए, हमने अपनी पर्सनल बनवा रखी है, वो गलत है, कोर्ट उसका ऑब्जेक्शन करती है। हाँ सर। संस्था के ब्रास की सील मार्केट में बन जाती है, जो अपनी ऐसी मोहर बनाता है ना ऑफिस की, वो हाँ ब्रास सर। की सील भी बनवा के देते हैं वो लोग। तो उसमें जैसे आपके हॉस्पिटल का नाम मान लो बसुआ है, हाँ सर। तो उसमें VH बसुआ गोलाई में बस लिखवा लो, हाँ सर। वो वो उस ऑफिस की मोहर हो जाएगी और हाँ वो सर। ऑफिस के परमानेंट आइटम में जमा हो जाएगी। ऐसी बनवा के और आप रखवा सकते हो अपने संबंधित जॉइंट डायरेक्टर साहब से, आप परमिशन ले लीजिए, 100-150 रुपए की सील बन जाती है। हर संस्था में होनी चाहिए ब्रास की सील। ठीक है सर। हाँ, अब मैं टाइप ऑफ वेक्टर लीगल वुंड्स के संदर्भ में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम भी बहुत कम रह गया है। सबसे पहले ब्रूइजेज के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो ये वाले वुंड है वो ब्लंट वेपन से क्रिएट किए जाते हैं, जैसे क्लब है, विप है, स्टॉन्स है, फिस्ट मुक्का मार दिया, शूज है, जूतों से क्रश कर दिया, और कहीं सडनली फॉल गिर गए, उस हिसाब से। तो ये इसमें क्या होता है कि स्किन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होती है, ठीक है सर। और इसमें सिर्फ सबक्यूटेनियस टिश्यू है, उसमें टीयर कट होते हैं अंदर। जो दूसरे वुंड है एब्रेजन, ये फ्रिक्शन से या प्रेशर इन्वॉल्विंग से क्रिएट होते हैं। लॉस ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में हटता है। सुपरफिशियल जो भी स्किन की जो लेयर है उसमें कट होता है। और ये जो इंजरी है स्लाइडिंग से,
स्लाइडिंग से भी क्रिएट हो सकती है, जैसे किसी को घसीट दिया तो उससे भी क्रिएट हो सकती है। तो आपको ये देखना है। अब ये जो नीचे स्लाइड है जिसमें एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम जो एब्रेजन्स है उनका मैं कहना चाहूंगा कि स्लाइड को थोड़ी ऊपर करें और ये टेबल पे आ जाएं। मान्यवर स्लाइड को थोड़ी आगे बढ़ाइए। बस 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 बस। तो ऐसे केसेस में क्या है, जो एब्रेजन्स हैं, जो एंटीमॉर्टम एब्रेजन्स हैं, उनमें क्या होता है कि ब्लीडिंग जो सरफेस है वो रेडिश होगी और ब्राउन स्केल्स होंगे, कोएगुलेटेड ब्लड ऑफ सीरम होगा उस पे। जबकि पोस्टमार्टम वुंड में यदि एब्रेजन्स क्रिएट किए गए हैं तो वहां कोई ब्लीडिंग नहीं होगी और सब्सिक्वेंट स्कैब फॉर्मेशन ये भी नहीं होगा। स्किन अपीयर ड्राई एंड parchment लाइक। दूसरा जो हमने डिफरेंस दिया है वो ब्रूजेज का दिया एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम का। इसमें क्या होता है कि जो स्वेलिंग कलर चेंजेज है वो इनवेरिएबल होते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते ब्रूजेज में। आपने कभी हीमेटोमा देखा होगा तो उसमें जो रेड ब्राउन सी कलर होता है वो उसका एक बहुत सिंपल उदाहरण है, जबकि पोस्टमार्टम केसेज में वो नहीं दिखाई पड़ेंगे। और उसमें जो डिप्रेशन है वो वहां पे क्लियर कट दिखाई पड़ेगा, जबकि हीमेटोमा में ऐसा नहीं है लाइव केसेज में। दूसरी बात, जो एंटीमॉर्टम ब्रूजेज है, हीमेटोमा है, उसमें इफ्यूज्ड ब्लड इन सबक्यूटेनियस एंड अदर टिश्यूज यूजुअली कोएगुलेट फाइंड इन ए पॉकेट। मान लीजिए वो ब्लड के कोएगुलेशन से ही बनेगा हीमेटोमा तो, जबकि पोस्टमार्टम वुंड में हीमेटोमा बनेगा ही नहीं। तीसरा है जो सॉफ्ट एरियाज है और जो बोनी प्रोमिनेंस है उनमें काफी चेंज मिलेगा, जबकि पोस्टमार्टम ब्रूजेज में ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा। इनसाइड वुंड है, इनसाइड वुंड में जो शार्प कटिंग एज ऑब्जेक्ट है उनके द्वारा क्रिएट किया जाएगा, जैसे रेजर हो गया, नाइफ हो गया, स्वॉर्ड्स होगी, एक्सेज होगी, चॉपर्स होगी, जो जिनके एजेस क्लीन होंगे, क्लियर कट होंगे, वो इनसाइड वुंड होगा। इन वुंड्स में जो गैपिंग है वो रिट्रैक्शन के बाद में दिखाई पड़ेगी, टिश्यूज में जो रिट्रैक्शन होगा उसके बाद में। लेसिरेटेड वुंड्स में क्या होगा, ये ब्लंट ऑब्जेक्ट से क्रिएट किए जाएंगे और उनके जो किनारे हैं वो टॉर्न होंगे, अनइवन होंगे, इवन नहीं होंगे लेसिरेटेड वुंड में, और इरेगुलर साइज के होंगे, जैसे बड़ वायर से कर दिया है, किसी ने अपने क्लॉथ से कर दिया है, दांत से काट लिया है, इस तरीके के वुंड है वो ऐसे ही क्रिएट होंगे। कई बार एक्सीडेंट में, स्ट्रीट व्हीकल एक्सीडेंट में भी ऐसे वुंड्स दिखाई पड़ेंगे, अनइवन शेप के और साइज के। पंक्चर्ड वुंड में क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, दीज वुंड्स आर आल्सो कॉल्ड पेनिट्रेटिंग वुंड्स, और ये कॉज्ड बाय पॉइंटेड बॉडी, जैसे स्पीयर्स है, नाइफ है, उसकी बार बार स्टेबिंग की जावे, ड्रैगर्स है जैसे गैटी है, उससे भी हो सकता है, स्पीयर से हो सकता है, भाले से हो सकता है। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट से क्रिएट किए जाते हैं जो पैनिक जिनकी नॉक होती है, नुकीले हथियार होते हैं। और इन वुंड्स में जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो बहुत छोटी होती है, अंदर ये भी डैमेज करते हैं या तो किसी
ऑर्गन को पंक्चर कर देंगे या इनमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो अंदर छोड़ देंगे, वहां पे एनएरोबिक कंडीशन डेवलप होके और डेथ हो जाती है कई दफे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, यदि एक बार पंक्चर किया है तो जो ऑब्जेक्ट है जिससे वुंड क्रिएट हुआ है उसकी लेंथ का पता लगा सकते हैं, लेकिन स्टैबिंग में लेंथ का पता बिट से नहीं लगा सकते। गनशॉट वुंड्स में क्या है, आप स्लाइड को ऊपर बढ़ाइए सर। सर स्लाइड ऊपर कीजिए, सर स्लाइड ऊपर कीजिए। कारज प्राणवीर से एक्सपायरी डेट क्या हुआ? तो गनशॉट वुंड्स है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, शॉटगन, स्पोर्ट गन, एयर राइफल, एयर पिस्टल, इनसे किसी से भी हो सकता है। इन वुंड में दो ओपनिंग होगी, एक एंट्रेंस होगा, एक एग्जिट वुंड होगा। एंट्रेंस वुंड जिस बुलेट की साइज है उससे छोटा होगा, एग्जिट वुंड बड़ा होगा क्योंकि वो टिश्यूज को टीयर करके बाहर जाएगा। एक सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये अपना पाथ बनाती है बुलेट चलती है तो उस पाथ को फाइंड आउट करना बहुत आवश्यक है। वो उस चीज। और दूसरी बात ये है, मान लीजिए गनशॉट वुंड है, बुलेट है, तो आपको दोनों वुंड दिख रहे हैं, मान लीजिए एग्जिट वुंड दिखाई नहीं पड़ रहा है तो बुलेट बॉडी में ही कहीं फंसी हुई है, आपको उसको रिकवर करना होता है, वो बहुत आवश्यक होता है। यदि एग्जिट वुंड भी है तो जो बुलेट है उसको हमें आसपास के एरिया में सर्च करना आवश्यक होता है। तो वो बाहर निकल गई तो हमारा काम नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर लॉन्ड है तो उसको निकालना हमारा ही काम है। बुलेट्स में इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो गन पाउडर है उसकी नेचर कोड डिफाइन करवाती है, तो वो एसएल के थ्रू ही होता है। तो जो वुंड है उसके चारों तरफ जो ब्लैकनिंग है या जो पाउडर लगा हुआ है, हम उसका भी सैंपल भिजवाते हैं। बुलेट का तो एनवेलप में भिजवाते हैं, वो भी सील करके भेजते हैं, लेकिन कई बार गन पाउडर भी भिजवाते हैं। कई दफे क्या होता है कि गन शॉट तो किसी और उससे हुआ है, वुंड तो हम किसी और चीज को भेज रहे हैं, तो वो फिर वो मैच नहीं करता है, कोर्ट उसको नहीं मानती है। मिड सैंपल्स का देख लीजिए, हमारे पास में 2 मिनट रह गए हैं। मिड सैंपल्स में आपको जो भी सैंपल भेजना है 0.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए, और उसके चारों कोनों और एक बीच में से सैंपल को कलेक्ट करना होता है। उसको सील कीजिए, पैक कीजिए और भेज दीजिए। उसके साथ में एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट जाएगी जिसमें कौन कौन सी बोन है, कौन कौन सी मीट मसल्स है और कितना किलो उसका वेट है, कैसा उसका कलर है, कैसी उसमें स्मेल आ रही है, वो चीजें भी आपको ओपिनियन के साथ में लिखना है। दूसरी बात, हमने लास्ट में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में हमने ये दिया है कि किस पॉइजनिंग में कौन सा सैंपल जाएगा। तो वो दिया हुआ है। एक जितने भी सैंपल हमको पॉइजनिंग के लिए जाएंगे उसमें प्रिजर्वेटिव अलग अलग तरीके का होगा, और वो प्रिजर्वेटिव भी हमको सैंपल के साथ में जब हम एफएसएल को भेजते हैं तो हमें लिखना जरूरी है। इसका एक सेट प्रोफॉर्मा होता है जिसको आप उसमें भर के देंगे, जिसके पॉइंट्स है सारे, वो करके। मैं समझता हूँ कि टाइम बहुत कम है, आप लोग चाहें तो कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो सर। सर ये कुछ क्वेश्चन करना चाहे, 5 बजने को है। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। कहते हैं जो भी करना चाहे वो रेज जो रहे हम उनका अलाउ कर देंगे, है ना। भैया जो पीडीएफ है वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हाँ सर,
ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपको जब मेरे नंबर भी शेयर कर दीजिए, इनको जिनको आवश्यकता होगी हेलो ना, मेरे मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं। हेलो सर आपके नंबर हम शेयर शेयर कर देते हैं सभी हाँ को। हाँ जी, हेलो कुछ बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर एफएसएल के अंदर जैसे अपन सैंपल भेजते हैं ना, जी तो एफएसएल के अंदर सैंपल भेजने के बाद अगर वहां से रिपोर्ट आ जाती है जी जी और अपन ने सैंपल जिस जिस चीज के लिए अपन ने सस्पेक्ट किया वहां से अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए जी। तो उस केस में अपने को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर कोर्ट में ही करना है अपन को, तो क्या करना है, वो ओपिनियन करवाएंगे आपसे, तो आप वहाँ कोर्ट में ओपिनियन करो, आपको क्या लग रहा था। अच्छा। मान तो लीजिए सर आपका, मेरी बात सुनिए। सर जैसे जी सर। हाँ, बोलिए बोलिए, आप पूछिए, आप पूछिए, सर मैं आप ये पूछिए। पूछना चाह रहा था कि जैसे एफएसएल से अगर रिपोर्ट एक बार नेगेटिव आ जाती है तो अपने को कोई फाइनल कंक्लूजन बना के पुलिस में सबमिट, पुलिस वालों के पास सबमिट करवाना होता है या सीधा कोर्ट में ही अपना स्टेटमेंट देना होता है? हाँ देखिए डॉक्टर, मैं आपसे इस संदर्भ में एक बात करूंगा, टॉपिक बहुत लंबा है, अपने पास समय बहुत कम है, कुछ चीज भी अपन ने छोड़ चुके हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि वो कोर्ट में ओपिनियन ड्रॉ करवाते हैं आपसे वहां पे। फिर भी आपको चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आयोजकों से, यदि वो फेस टू फेस जो ट्रेनिंग होती है उसमें यदि 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो हम करके भी बताते हैं आपको, कुछ सैंपल भी डालते उनके, और जो है ये बहुत मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि वहाँ हम अकेले होते हैं, कोई नहीं होता है हमारे साथ में, वहाँ हमको ही करना होता है। जी सर। जी, है ना। जी सर। और पूछिए। और किसी को पूछना है कुछ, इनको मेरे नंबर शेयर कर दीजिए हाँ सर, सर, मेरे नंबर शेयर कर दीजिए सर। 1 मिनट सर, हम कर रहे हैं ना। जी सर। यदि कभी ऑफलाइन क्लासेज हो ना सर, तो एक बार जो नए बच्चे हमारे डॉक्टर आए हैं, उनको यदि ऑफलाइन क्लास हो ना, तो 2 घंटे की क्लास हो जाए ना कहीं, तो बहुत काफी हेल्प मिलेगी इनको। सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। सर 9414 एक सेकंड सर, 9। 414 हाँ सर, 79 40 79 40 40 19। 19। एक और लिख लीजिए सर, 900। एक और सर, जी, व्हाट्सएप के नंबर है, आप बोल रहा हूँ, 900 900 1697 1697 614। 614। जी सर। एक सेकंड सर, आप लोगों को सही है दिख सर। रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है, सही है सर। 2 नंबर दिख रहा है, डॉक्टर एस एन गुप्ता सर का मोबाइल नंबर है। फर्स्ट मोबाइल नंबर है, सेकंड व्हाट्सएप नंबर है, आप दोनों नोट डाउन कर सकते हैं। जिसको फोटो लेना है फोटो क्लिक कर ले आप लोग। ठीक है सर। जी सर, किसी को कभी भी आवश्यकता हो मेरी, कभी भी बात कर सकता है सर मेरे। बिल्कुल सर। जी। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। हो गया?